अपनी माटी अपनी थाती। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजनी निगम आपको बताऊंगा अपने देश के महापुरुषों, देश की परंपराओं और वैभव की वह कहानियां जिन्हें सुनकर आप गर्व का अनुभव करेंगे। अबुल फकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम यूं तो देश के 11वें राष्ट्रपति थे, किंतु उन्हें लोग विश्व के श्रेष्ठ परमाणु वैज्ञानिक और मिसाइल मैन के रूप में जानते थे। इन सब से अलग हटकर वे अपनी सादगी, सरलता, मितव्ययिता और ईमानदारी जैसे गुणों के कारण जाने जाते थे। राजनीतिक परिदृश्य में ऐसे व्यक्तित्व मुश्किल से मिलते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु के धनुषकोडी गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। वे 9 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके पिता जैनुल आबदीन मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे और उसी से परिवार का संचालन होता था। बचपन में बहुत संघर्ष करने के बाद भी उन्होंने कभी पढ़ाई को नहीं छोड़ा और विज्ञान के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने 1974 में भारत द्वारा पहले मूल परमाणु परीक्षण के बाद दूसरी बार 1998 में भारत के पोखरण में दूसरे परमाणु परीक्षण में निर्णायक संगठनात्मक, तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई। वे अपनी सफलता का श्रेय पूरी टीम और जूनियर्स को देते थे। वे सत्तारूढ़ भाजपा और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के समर्थन से 2002 में देश के राष्ट्रपति चुने गए और 5 वर्ष की अवधि पूरी करने के बाद शिक्षा, लेखन और सार्वजनिक सेवा के अपने नागरिक जीवन में लौट आए। वैसे तो कलाम साहब पुरस्कारों से बहुत ऊपर थे, फिर भी उन्हें मिले पुरस्कारों की कोई गिनती ही नहीं की जा सकती है। 1981 में उन्हें पद्म भूषण तो 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, उनके शोध के लिए उन्हें 1997 में भारत रत्न से भी नवाजा गया। 27 जुलाई 2015 में IIM शिलांग में छात्रों को पढ़ाते समय दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उन्हें बच्चों को पढ़ाना बेहद पसंद था। इसी कारण उनके जन्मदिन को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे कहा करते थे, जीवन में पहली सफलता के बाद रुके नहीं, क्योंकि यदि आप दूसरे प्रयास में असफल हो गए तो लोग यही कहेंगे कि आपकी पहली सफलता भाग्य की वजह से मिली। वे यह भी कहते थे, असफलता कभी मुझे पछाड़ नहीं सकती, क्योंकि मेरी सफलता की परिभाषा बहुत मजबूत है। वे छात्रों को प्रेरित करने के लिए कहते, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। राष्ट्रपति जैसे देश के सर्वोच्च पद पर रहने के बाद भी उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। वे दीक्षांत समारोह में BHU IIT गए। मंच पर जो 5 कुर्सियां रखी थीं, उनमें बीच वाली अपेक्षाकृत बड़ी थी। बस उन्होंने उसमें बैठने से इनकार कर दिया। एक बार उनके कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंचे। वे वहां पर करीब 1 हफ्ता रुके। कलाम साहब के निर्देश पर राष्ट्रपति भवन में रहने और खाने पीने के सारे खर्च का ब्यौरा अलग रखा गया और उनके जाने के बाद राष्ट्रपति ने अपनी सैलरी से 3,54,924 रुपए का भुगतान किया। इसी तरह राष्ट्रपति बनने के बाद जब वे पहली बार केरल गए तो राजभवन में ठहरना हुआ। वहां पर उनके पास आने वाला सबसे पहला मेहमान कोई नेता या अधिकारी नहीं था, बल्कि सड़क पर बैठने वाला मोची और एक छोटे से होटल का मालिक था। दरअसल वैज्ञानिक के रूप में त्रिवेंद्रम प्रवास के दौरान इसी मोची ने कई बार उनके जूते गांठे थे और उस छोटे से होटल में कई बार खाना खाया था। राष्ट्रपति बनने के बाद कलाम साहब सिर्फ कपड़े और किताबों से भरा एक बैग लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे और वही बैग लेकर निकल गए। जब वे राष्ट्रपति भवन छोड़ रहे थे तो उनसे विदाई संदेश देने के लिए कहा गया। वे बोले, विदाई कैसी?
मैं अब भी 1 अरब देशवासियों के साथ हूं। वे गीता भी पढ़ते थे और कुरान भी। निष्काम कर्मयोग उनका आदर्श था और अंतिम सांस तक उन्होंने इसे निभाया। काम की लगन इतनी थी कि उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ 2 अवकाश लिए, एक पिता और दूसरा माता के निधन पर। वे हमारे देश की ऐसी पूंजी थे जिनकी भरपाई कोई और नहीं कर सकता है। कलाम साहब आज भले ही हम लोगों के बीच में न हों, किंतु वे भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी छाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।